नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। माता पिता की पूरी पूंजी, माता पिता का पूरा जीवन बच्चों को सींचने में निकल जाता है। और बच्चे जब बोर्ड की परीक्षा देते हैं तो माता पिता का सिर भी गर्व से ऊंचा होता है। परीक्षा देने भर से, बोर्ड में आने भर से माता पिता की न सिर्फ चिंताएं बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं, बल्कि सपने और अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सीबीएसई का जैसे ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया, परिणाम ने उन अपेक्षाओं को और भी ज्यादा बढ़ाया और गौरवान्वित किया उन बच्चों ने जिन्होंने अथक मेहनत की, परिश्रम किया और अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने गांव, शहर और देश का नाम रोशन किया। आज राजस्थान में मरुधरा की बात में हमारे साथ अलवर से लेकर शेखावाटी और जयपुर राजधानी से वो 3 बच्चे जुड़ रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है, बल्कि राजस्थान का नाम पूरे देश में रोशन किया है। जी हाँ, खुशी शेखावत ऑल इंडिया सेकंड रैंक हमारे साथ जुड़ रही हैं मरुधरा की बात में। कृष्णा शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मानवी शर्मा जयपुर से जुड़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानवी और कृष्णा जुड़ चुके हैं, खुशी शेखावत हमारे साथ जुड़े। तब तक सवाल ये इस वक्त पूरे देश में कि सीबीएसई टॉपर्स जो बच्चे होते हैं वो बाकी बच्चों से किस रूप में जुदा होते हैं, अलग होते हैं, किस रूप में वो मेहनत इतनी करते हैं कि वो आम से खास हो जाते हैं रातों रात। लेकिन पूरे साल की अथक मेहनत, और सिर्फ साल की नहीं, कुछ सालों की लगातार निरंतर जो प्रयास होते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा 10वीं में भले ही आती हो, लेकिन इस परीक्षा के नतीजे आने के लिए बच्चों को सालों सालों लगातार जो मेहनत करते हैं उसी का परिणाम मिलता है। सीबीएसई टॉपर्स की सफलता की कहानियां आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। न्यूज 24 पर हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भी इसी तरह से उभरते हुए सितारों के रूप में देखना चाहते हैं, वो जरूर सुने इन सब सितारों को। कृष्णा शर्मा अलवर से जुड़े हैं हमारे साथ। कृष्णा, आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं आई एम माय नेम इज कृष्णा शर्मा। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैंने अभी क्लास 12 की परीक्षा दी थी, जिसमें अभी बोर्ड से रिजल्ट मेरे पास मेरे आए हैं 99.2 मेरे मार्क्स आए हैं बोर्ड्स में क्लास 12 में। और मैं अपने स्कूल में मैंने मतलब 12th में टॉप किया है मैंने। जी, जब हम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहते हैं तो कृष्णा, सिर्फ उसमें आप खुद शामिल नहीं होते हैं, आपका परिवार, आपका विद्यालय, आपकी सराउंडिंग, उन सब के बारे में भी बताइए। मैं आप मतलब अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? कृष्णा, अपने माता पिता के बारे में बताइए। हमें ये भी पता चला है कि आप स्पेशल चाइल्ड हैं, आपकी आंखों की रोशनी जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। ये बचपन से थी या आपको कब इसका सामना करना पड़ा? हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जाने कि 99.2% आपने बताया। कैसे यस। हासिल किए आपने, जब आप देखने की एक बहुत बड़ी जो, मतलब एक बहुत बड़ी बाधा का सामना कर रहे हैं, उस स्थिति में, उस सूरत में आपने यहाँ तक अपने नतीजे जो लाने में सफलता हासिल की, उसमें किन किन लोगों का योगदान है? अ, कि मतलब मेरी जो सक्सेस है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो मेरी मदर था और मेरे टीचर्स था, जो मतलब हमेशा मेरे जो डाउट्स होते थे या परेशानी होती थी उसे रेडी टू मतलब सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी होते थे। और कि जैसे मुझे रीडिंग में या किसी भी चीज में परेशानी होती थी तो मेरी मदर का भी बहुत हेल्प है। वो किसी भी चीज में एनसीआर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता था तो वो ऑनलाइन उन उसकी पीडीएफ मेरी मदर डाउनलोड कर लेती थी और उसके बाद उसे फॉन्ट साइज में तो उस टेक्स्ट तो टॉपिक आते फॉन्ट साइज में एक पीडीएफ की फॉर्म में मुझे अवेलेबल करवा देती थी। और जब मेरे पास आता था तो मैं उसे क्योंकि मतलब कि मुझे और इनलार्ज करना पड़ता था तो उसमें मतलब कि टाइम बहुत ज्यादा लगता था रीडिंग उन सब में, क्योंकि
मैं पूरा एक साथ में पढ़ नहीं पाता था इसलिए। जी, पूरा एक साथ में पढ़ नहीं पाते थे। आपने कितने परसेंट की तैयारी की थी कृष्णा? कितने परसेंट का आपने टारगेट रखा था? अ, मैंने तो फुल मार्क्स का टारगेट रखा था। मैंने एक्चुअली तो ये मार्क्स का टारगेट नहीं रखा था, मैंने बस अपने पोटेंशियल के हिसाब से मेरा पूरा जाए वो मेरा टारगेट था कि मैं जितना जी, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जितना है मेरा उतना जितना अच्छे से मैं कर सकता हूँ उसमें जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से मैंने एग्जाम दिए थे सारे। जी। आप कितने और वही मेरा भाई-बहन हो? टारगेट था। मेरी कितने एक सिस्टर भाई-बहन? है। तो आपकी मेरी मदर को आपकी सिस्टर को भी टाइम देना होता होगा, वो आपको ज़्यादा समय देती थी आपकी सिस्टर से क्योंकि आपकी परेशान या फिर दोनों का समय जो बँटा हुआ था उसमें ही आपने अपनी मदर के सहयोग से अपनी तैयारी को कितने घंटे भी आपने दिए? मेरी जो सिस्टर है वो मतलब मेरे से बहुत बड़ी है और वो जॉब कर रही है तो इसलिए मतलब कि मेरी मतलब मेरे प्रॉब्लम के चलते मेरी मदर तो मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। जी, माँ का और समय बच्चों के साथ ही जाता है कृष्णा, लेकिन आपकी मदर को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, राजस्थान की तरफ से बहुत-बहुत बधाई, न्यूज़ 24 की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। क्या करना चाहते हैं कृष्णा आप? मैं आपके पास भी आती हूँ मानवी, पहले मानवी के पास जाते हैं, उसके बाद कृष्णा वापस आपके पास आऊँगी। मानवी बताइए ज़रा अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम मानवी शर्मा है और मैं सेंट एडमंड स्कूल मालवीय नगर से मैंने अपना 11th-12th कंप्लीट करा और मेरे 12th बोर्ड्स में 95.40% आए थे और थ्रू आउट द जर्नी पेरेंट्स का और टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था जिसकी वजह से मैं अपना 100% दे पाई। तो क्या टारगेट रखा था मानवी आपने? सबको पता था आपके आस-पास कि आपकी परसेंटेज इसी तरह की आने वाली हैं? नहीं ऐसा परसेंटेज तो ऐसा डिसाइडेड था नहीं, पर वो तो परसेंटेज तो डिसाइडेड नहीं था कि जितना आ जाए मतलब सब उसमें खुश थे कि अपना बस 100% दो तो परसेंटेज मतलब रिजल्ट की टेंशन नहीं थी, बस अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना का वो फोकस था। जी। मानवी आजकल बोर्ड का जो प्रेशर है जितना बोर्ड का एग्जाम के साथ ही एक हवा बना हुआ है, आप महसूस करती हैं कि बोर्ड का प्रेशर बाकी परीक्षाओं से ज़्यादा होता है? बोर्ड का इतना ज़्यादा प्रेशर अगर आप पूरे साल कंसिस्टेंट रहोगे तो प्रेशर नहीं लगेगा। हल्का-सा तो होता ही है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, स्कूल के अंदर आपकी कॉपीज़ चेक नहीं होगी, कोई और करेगा। लेकिन अगर आप थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर आप कंसिस्टेंट हो तो फिर इतना डर भी नहीं लगेगा और बहुत रिलैक्स फील होगा जब हम एग्ज़ाम देने भी बैठेंगे। जी, किस तरह से तैयारी की थी आप? ज़रा अपनी तैयारी के बारे में बताइए ताकि जो बच्चे बोर्ड की तैयारियों में जुट रहे हैं, वो जानें कि उन्हें क्या करना है। जैसे कोई भी जैसे स्कूल के अंदर कोई टॉपिक पढ़ाया या फिर कोई खुद से कुछ पढ़ा, तो जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरे आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो जैसे अकाउंटेंसी हो गया, तो उसके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता था क्योंकि 1 दिन पहले तो आपके मार्क्स उसमें से आ ही नहीं सकते। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी फ्रीक्वेंट रिविजन्स की अभी जो पढ़ा है, थोड़े दिनों बाद वापस पढ़ना है, तो उससे क्या होता है जो पॉइंट्स होते हैं, वो अपने आप याद होते जाते हैं। और फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स जब हम किताब बंद करके खुद से बनाते हैं, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। मानवी ये आपकी सेल्फ स्टडी थी या आपको ट्यूशन्स लेनी पड़ी और किस-किस तरह की ट्यूशन्स ली अगर आपने ली है तो? नहीं एज़ सच मैंने कोई अगर टॉपिक में डाउट उठा था तो मैं ऑनलाइन कोई यूट्यूब का वीडियो देख लेती थी, अदरवाइज़ मेनली मेरा सेल्फ स्टडी रहा है। सेल्फ स्टडी का। क्या करना चाहती हैं मानवी? हिंदुस्तान, नया भारत, राजस्थान, राजस्थान की मौजूदा स्थितियों को देखती हैं आप। क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर, क्या करेंगी?
मेरा गोल तो स्टार्टिंग से एक ही है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से एम ही था कि मुझे लोगों को टू सर्व माय कंट्री इज द ओनली एम ऑफ माय लाइफ। तो मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है उसमें ज्यादा वो लगता है कि हाँ, इसके थ्रू मैं लोगों के जरिए ज्यादा टच में आऊंगी, ताकि कंट्री के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने को या फिर जो चीजें हैं उसमें और बदलाव ला सकते हैं। तो मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा रुचि रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर से क्या मतलब? बहुत बड़ा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट सेक्टर, कहाँ स्पेसिफिक कुछ सोचती हैं आप अपने लिए? सिविल सर्विसेज, आईएएस। सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज के लिए कॉमर्स को क्यों चुना आपने? सिविल सर्विसेज सारे स्ट्रीम्स के लिए ओपन रहता है, इसमें कोई एज सच बाउंडेशन रहती नहीं है कि कॉमर्स से कोई, मतलब कॉमर्स से आपको और भी चीजें जानने को मिलती है कि जैसे अगर मैं आर्ट्स लेती तो मैं केवल एक ही चीज पढ़ रही होती जब तक यूपीएससी करूंगी। लेकिन कॉमर्स में मुझे और भी फील्ड, जैसे इकोनॉमिक्स, कंट्री का बजट कैसे बनता है, इकोनॉमी कैसे चलती है, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, तो इसमें भी और ज्यादा चीजें जानने को मिली, क्योंकि नॉलेज कहीं ना कहीं हर जगह काम ही आएगी इसलिए। मानवी, आपके घर में कोई ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में है, आपने क्यों सोचा सिविल सर्विस जाने का? घर में सिविल सर्विसेज तो नहीं है, लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट के अंदर ही थे, तो उनसे ही मेरा सबसे, मतलब उनसे ही मेरे को मोटिवेशन मिला है सबसे ज्यादा। ओके, मैं वापस कृष्णा आपके पास आ रही हूँ। मानवी को सुना हमने, वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करना चाहती हैं और बहुत कैलकुलेटिव भी हैं, इसीलिए उन्होंने कॉमर्स लिया है। कैलकुलेशन एक स्टूडेंट के लिए बहुत मैटर करती है, चाहे वो टाइमिंग की कैलकुलेशन हो, चाहे वो अपने सिलेबस की कैलकुलेशन हो। कृष्णा, आप क्या करना चाहते हैं भारत के लिए? कैसे देखते हैं आप हिंदुस्तान को, अपने देश को? कहाँ देखना चाहते हैं आप अपनी कंट्री को? मैं पहली बात तो थी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंट्री है उसका मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो। और उसके लिए मैंने आर्ट्स भी इसलिए चूज की थी ताकि मैं एक तो था कि मेरी आई प्रॉब्लम थी उस वजह से, और दूसरा थी मुझे ऐसा लगा कि मैं आर्ट्स लेता, आर्ट्स स्ट्रीम में जाकर मैं अपना कंट्री में अपना जो रोल अच्छे से प्ले कर सकता हूँ उसके डेवलपमेंट में। ओके, तो आपको, जब आप देश के बारे में सोचते हैं तो सिविल सर्विसेज ही सबसे ज्यादा भारत की सेवा का माध्यम कैसे लगता है कृष्णा? और भी तो बहुत सारे रास्ते हैं। आजकल ज्यादा बच्चे, पहले भी बहुत प्रतिष्ठित थी प्रशासनिक सेवा, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इसकी तरफ और भी ज्यादा रुझान। जितने बच्चों से हमने टॉपर्स से बात की है सीबीएसई के, ज्यादातर बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ही एकमात्र माध्यम लगता है देश सेवा का? एकमात्र तो नहीं है, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम मुझे जरूर लगता है। जी, इम्पोर्टेंट माध्यम लगता है। आज की सिविल सर्विस को आप देखते हैं, आज के नए अफसरों को आप देखते हैं, कभी आपने गौर किया है कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं? अम, आप एक बार अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? कृष्णा, मैंने ये सवाल किया कि आज भी आप ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, समझते हैं, या फिर अभी सिर्फ तैयारी और पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ लोगों से आपका कभी मुलाकात, मिलना हुआ है कि वो किस तरह से काम करते हैं? सच तो ये ब्यूरोक्रेटिक पर्सन से मेरा नहीं हुआ है मुलाकात, पर मैं मतलब अवेयर तो रहता हूँ कि क्या हो रहा है देश में और वो सब ज्यादा मतलब। जी, बोर्ड की परीक्षा में जितने स्टूडेंट्स आपके आसपास बैठे थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की होगी जिनके परसेंटेज तुलनात्मक रूप से बहुत कम आए हैं कृष्णा। आपने अपने आसपास बहुत प्रतिभावान बच्चों को भी, रैंकिंग में वो उस तरह की सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी सफलता को भी देख रहे हैं। आप उन बच्चों से क्या और उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं जो रैंकिंग में अपने आप को वहां नहीं ला पाए,
जहां आप लेकर आए हैं? मैं पहले तो उन स्टूडेंट से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो मतलब जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ स्टे फोकस्ड रहना है, अपना ध्यान नहीं भटकने देना है, क्योंकि ये जो मतलब एज ग्रुप है यहाँ पे जो हमारा ध्यान सोशल मीडिया उन सब में बहुत भटकता है और हम वल्नरेबल भी है मतलब कि ये वाला एज ग्रुप भी ध्यान भटकने में। और आप तो जैसे 12th में या किसी भी क्लास में एज सच की इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरे साल रेगुलर रहेंगे तो आपका स्ट्रेस और प्रेशर दोनों रिलेट मतलब कम हो सकता है। और इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं थी, स्ट्रेस से अधिकतर मतलब और ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। बैलेंस रहने की जरूरत है, और आपके ये हाँ। बैलेंस रहने में आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल है, उनकी भूमिका है बहुत बड़ी। यस। जो पेरेंट्स, जो अभिभावक अपने बच्चों के जीवन में आने वाली चुनौतियों से डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, उन्हें सीखने की जरूरत है कृष्णा की मदर से कि कैसे उन चुनौतियों से पार पाने में अपने बच्चों की मदद करें, ना कि बैठ जाएं, ठहर जाएं। हमारे साथ खुशी शेखावत भी जुड़ गई हैं। खुशी ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल करने वाली राजस्थान के शेखावाटी इलाके की बच्ची है, और शेखावाटी वो इलाका है जो यहाँ के शूरवीरों के लिए जाना जाता है राजस्थान में। लेकिन शेखावाटी की नई पहचान, वैसे तो ये बहुत पुरानी पहचान भी है, यहीं से कमला बेनीवाल निकली, यहीं से सुमित्रा सिंह निकली, जो राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हुई। लेकिन खुशी शेखावत इस वक्त हमारे साथ हैं, और खुशी आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज 24 के तमाम दर्शकों की तरफ से, प्रदेश के तमाम लोगों की तरफ से। खुशी, आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे आपने विषय का चयन किया, कैसे आपने मेहनत की, और आपके परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका रही। एक बार थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशी शेखावत है। मैं गांव ढोलास लक्ष्मणगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम दिलीप सिंह शेखावत और मेरी माताजी का नाम संजू कंवर है। मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई प्रिंस एजुअर्थ सीकर से की है, और मैं सबसे बड़ा रोल अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स का मानती हूँ इस रिजल्ट में, जिन्होंने मुझे हर एक कदम पे सपोर्ट दिया और मेरा कंटिन्यूअसली मेरे को मोटिवेट किया कि मैं ये कर सकती हूँ। खुशी, अपने विषय सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ठीक है। मैंने ह्यूमैनिटीज़ का चयन 11th क्लास में किया था। जब मैंने हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट का डेमो होता है कि बच्चे असेस कर सकें कि उन्हें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो मैंने जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ की 4 मेन सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सबकी क्लासेस ली, और मुझे जो 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगे वो थे जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। और लैंग्वेज में मेरे पास इंग्लिश थी और ऑप्शनल में फाइन आर्ट्स। ओके, तो खुशी, अब आप ये बताइए क्या करना चाहती हैं? इतनी बड़ी सफलता पे किस किस तरह के रिएक्शन आपको सुनने को मिले अपने परिवार, मित्र और विद्यालय की तरफ से? सभी ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, सभी ने सम्मान जताया, सभी ने बहुत प्यार से मुझसे बात की, सभी ने कांग्रेचुलेट किया। स्कूल की तरफ से भी बहुत अच्छा एक समारोह आयोजित किया जाएगा, और मुझे इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। और पेरेंट्स आपके? पेरेंट्स बहुत खुश हैं, उनके पास कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं रिश्तेदारों के, पापा के पास लीडर्स के कॉल आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सोचा था ऐसा होगा? मेरे को उम्मीद तो थी। मतलब आपने ऐसी ही तैयारी की थी? हाँ। ओके, तो बताइए खुशी, इस उम्मीद के साथ आप अपना भविष्य किस रूप में देखती हैं? मैं भविष्य में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहती हूँ। कि पॉजिटिव चेंज क्या है, जरा बताइए इनके बारे में। पॉजिटिव चेंज यही है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ, जो हम जैसे मतलब मिडिल क्लास पीपल है या फिर जो ग्रास रूट लेवल के जो पीपल है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है, ताकि वो जो अपर क्लास या फिर जो रिच पीपल है उनके बराबरी कर सके। तो मैं उस पे काम करना चाहूंगी।
आप क्यों बराबरी करना चाहती हैं खुशी उनकी? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। वहाँ के हम जैसे जो ग्रास रूट लेवल के जो बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। आपको तो सब मिला, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, आप इतना बड़ा देश में नाम कर रही हैं। आप करेंगी क्या? पॉजिटिव चेंज लाने के लिए क्या-क्या करेंगी जिससे कि आप जो सोच रही हैं कि निचले तबके के लोगों को आप सम्मान दिलाएँ, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन जो है वो क्या है? मेरा मेन यही है कि मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, जो भी जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, उनकी कंडीशन इम्प्रूव करूँ, वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी इम्प्रूव करूँ, और जो रूरल एरिया है, वहाँ पे भी स्पेशली फोकस रहे। आप जिस इलाके से आती हैं खुशी, शेखावाटी, वहाँ तो हर बच्चे के लिए इसी तरह की शिक्षा लगभग उपलब्ध हैं, आप देखती हैं? ऐसा आप कह सकते हो, जो ऊपर-ऊपर से देखते तो लगता है कि सबके पास अच्छी शिक्षा है, बट ये रियलिटी ग्रास रूट लेवल पे ऐसा नहीं होता है। हमारे भी यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। हुँ। आपको भी बहुत सारी कुछ चैलेंजेस, चुनौतियाँ आई या आपकी फैमिली ने आपको बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया? नहीं, मेरी फैमिली कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो उन्होंने अच्छा एनवायरनमेंट दिया। जी, खुशी आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर निचले तबके लोगों को सम्मान दिलाना चाहती हैं। मानवी आप जी। क्या करना चाहती हैं आईएएस बनकर? मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकस एक तो एजुकेशन टू एवरीवन, मतलब सबको ज्ञान मिले, है ना? और सबसे ज़्यादा विमेन डेवलपमेंट पे, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहिए। और कौन-कौन से सेक्टर हैं जिनसे आप देश की सेवा कर सकती हैं, आपने कभी सोचा है? और जैसे सेक्टर्स अभी तो नहीं सोचा, अभी तक तो यहीं तक सीमित है। और जाके आके एक्सपीरियंस मिलेगा तो थोड़ा-सा एक्सपेंशन होगा कि और कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़िस्ट कर रहे थे। तो सबके बारे में जानना, वो आगे जाके और थोड़ा-सा वो होगा, समझ आएगा। आपके पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे? एक्सपेक्टेशन तो कहते हैं बस अपना 100% दो, रिज़ल्ट बस अपने आप आएगा, अपना 100% देने पे ज़्यादा फ़ोकस करो, वो हमेशा मुझे ये कहते हैं। जी। कृष्णा, आपने अपनी पिछली बात में ज़िक्र किया कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी हैं। सोशल मीडिया की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों हैं उसके असर? अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो मैं ऐसे देखता हूँ कि सोशल मीडिया एक अच्छा मीडियम है, जिस वजह से हम ई लर्निंग एजुकेशन मतलब प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कोई भी हमारे अगर हमें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है ऑफलाइन तरीकों से, या तो ये भी समस्या तो आ रही है किसी भी तरह की, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो सब ले सकते हैं। पर अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कहीं न कहीं उसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम पढ़ाई के बारे में सोच नहीं पाते, कि सोशल मीडिया, ट्विटर, फ्रेंडशिप उन मतलब फ्रेंड की ज़्यादा हम फ्रेंडशिप वाली लाइफ फ्रेंड्स वाली लाइफ में और सोशल मीडिया की लाइफ में इतना खो जाते हैं कि हम रियलिटी तो ही नहीं समझ पाते और रियलिटी से दूर चले जाते हैं, जी। जो हमें करना कृष्णा चाहिए। कृष्णा, रियलिटी से सोशल मीडिया दूर ले जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं सोशल मीडिया हमारा समय जो है वो ज़ाया करता है, जो आप खुद भी कह रहे हैं। आईएएस ऑफिसर बनकर आप क्या कुछ ऐसा करेंगे? कौन-कौन सी बड़ी समस्याएँ आपको इस देश की, हिंदुस्तान की नज़र आ रही है कृष्णा? मैं आईएएस से ज़्यादा आईएफएस तो प्रेफ़र करता हूँ। अच्छा, अच्छा, ऐसा क्यों? मैं चाहता हूँ मतलब मेरा मतलब ये एज़ अ एम है कि मतलब कि मैं अपनी कंट्री की जो वर्ल्ड में जो पोज़ीशन है, वर्ल्ड में जो इमेज है, उसे अच्छा करने के लिए काम करूँ। ओके, आप भारत की दुनिया में तस्वीर बदलने के लिए इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं। कृष्णा, जब आप फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, इसका मतलब आप दुनिया के बारे में सोचते हैं। हिंदुस्तान में, दुनिया में आपका कोई आइडल है, कोई आदर्श है जिसको आप देखते हैं कि जिसको आप पढ़ते हैं, जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं? ऐसा किस व्यू से? अगर कोई भी किसी भी क्षेत्र में
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति अपने आसपास कुछ रोल मॉडल्स ढूंढता है, कुछ आदर्श ढूंढता है, कोई ऐसे जीवन के हिस्से होते हैं जो किसी से प्रेरित होते हैं, कोई आपका प्रेरणा स्रोत है? एज सच मतलब तो स्पेशली डिसेबल्ड तो नहीं है, पर मेरे एक इंस्पायरिंग सोर्स है जो है हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर। एस जयशंकर, ओके। एस जयशंकर क्यों लगते हैं आपको अपने आदर्श? क्योंकि उन्होंने मतलब कि पूरी लाइफ उन्होंने कि मतलब हर एक एक्सपीरियंस फील किया है और हमेशा अपने कंट्री के लिए मतलब उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी पोजीशन तो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और देश के जी लिए समर्पित रहते हैं। मानवी, आपका कोई रोल मॉडल है? मुझे स्वामी विवेकानंद जी से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक फ़ोकस्ड पर्सनैलिटी है और केवल अपने काम पर बहुत अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। क्या कुछ जाना आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। उनकी एक बहुत ही फेमस स्टोरी भी है कि जैसे वो 1 घंटे के अंदर एक पूरी कंप्लीट बुक रीड कर लेते थे। मतलब इतना हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन उनमें था। और उनके वो जो गुरु थे परमहंस जी, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा और पूरे अपनी लाइफ में उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी पालन करा, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग से जो अपना कल्चर है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा और अपने काम पर ही ध्यान लगाया और हमारी जो कंट्री है उसको भी रिप्रेजेंट उन्होंने बहुत अच्छे से करा, तो काफी नाम भी उन्होंने करा। जी, और आज की दुनिया में, आज के दौर में विवेकानंद एक हिस्ट्री का बहुत अच्छा बड़ा पात्र, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, भारत के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत। लेकिन आज लाइव लेजेंड में कोई ऐसा है किसी भी सेक्टर में जो आपको अच्छा है, पसंद है, जिसके बारे में आप सोचते हैं? मुझे तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी काफी प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो देश के लिए ही समर्पित कर दिया, तो वो भी एक बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है आज के समय पर। जी, राजनीति के अलावा खुशी, राजनीति से दूर कोई ऐसा नाम जिसको पढ़ने, जिसके बारे में जानने से आप जैसे स्टूडेंट्स को और मोटिवेशन मिले, वो समझें कि लाइफ में डिसिप्लिन का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, जैसा कि कृष्णा और मानवी ने विवेकानंद और मौजूदा विदेश सचिव और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में बताया। मेरे लिए कोई एक पर्सन इंस्पिरेशन का सोर्स नहीं रहा है। मैंने हर एक पर्सन से इंस्पिरेशन ली है, चाहे वो मेरे टीचर्स हो, मेरे पेरेंट्स हो, या फिर जैसे हमारे जो आईएएस के हर साल जो टॉपर बच्चे आते हैं जिनका भी क्लियर होता है, तो वो सभी मेरे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। जी, क्या अगर देश के शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिले तो क्या करेंगी खुशी जी? मैं सबसे पहले तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहूंगी। दूसरा? दूसरा, प्राइवेट और जो पब्लिक स्कूल्स है उनमें जो डिफरेंस है, उनमें जो वेरिएशन आ रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, उनको मैं कम करना चाहूंगी। मानवी, आपको ये मौका मिले तो? मैं भी जैसे एक तो प्राइमरी लेवल जो खुशी ने बोला कि उस पे भी बढ़ावा देने के साथ साथ जो हायर लेवल एजुकेशन होती है, मैंने काफी एक चीज नोटिस करी है कि जो रूरल एरियाज के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो जैसे तैसे करके 9-10 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे का वो इतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो उस पे भी हायर एजुकेशन पे भी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो गवर्नमेंट का लॉ बना रखा है उसमें 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन सब मिलेगा, लेकिन हायर एजुकेशन के अंदर भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स होना बाकी है। तो उस पे ज्यादा ध्यान होगा कि हायर एजुकेशन में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो है हायर एजुकेशन के बाद ही ओपन अप होती है, तो उस पे मेरा ज्यादा ध्यान है। बड़ा कंपटीशन का दौर है ये, और इसमें जो आगे निकल जाता है उसकी चौतरफा तारीफ होती है, जो पिछड़ जाता है उससे बहुत सारे उलाहने सुनने को मिलते हैं। हम बहुत जल्दी जो है
वो लोगों को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। खुशी आपके आसपास, आपके विद्यालय में और परिवार में जब ये कंपैरिजन होता है, हो रहा है, तो बाकी लोगों का जो मोटिवेशन है वो कम होता है डेफिनेटली। हाँ, उसपे अपन बोल सकते हैं असर पड़ता है, बट मेरी फैमिली में ज़्यादा ये है कि आपको अपना 100% देना है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना 100% दो। ये फ़ोकस ज़्यादा नहीं करते हैं कि आप में जो हमारे सबसे टॉपर जो बच्चा है उसमें और जो सबसे वीक बच्चा है उसमें क्या कितना डिफरेंस आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, तीनों को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। तीनों प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। आज के 5 से 6 साल बाद जब प्रशासनिक सेवा के नतीजे आएंगे तो आप लोग उसमें कहाँ कितने कौन से नंबर पर आएंगे ये हम देखेंगे, लेकिन अभी बल्कि 4 साल बाद फर्स्ट अटेम्प्ट आपका लगभग समय आ जाएगा। तो न्यूज़ 24 पर आज हमने सीबीएसई के देश प्रदेश दोनों, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के बच्चों को आपसे मिलवाया, हमारे दर्शकों से। और सभी बच्चों से बातचीत करने के बाद एक बात, जब बच्चे समझते हैं तो पेरेंट्स क्यों नहीं समझते हैं, टीचर्स क्यों नहीं समझते हैं, ये सवाल हमें जरूर गौर करने के लिए है कि बच्चों में कंपैरिजन मत करिए। बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं और जिनके अच्छे नहीं आए हैं, उनमें प्रतिभा का जो फर्क है वो इस मार्क्स से, इस रैंकिंग से कम नहीं पता चलता है। इसलिए जिन बच्चों के नंबर अव्वल हैं उन्हें बधाई दीजिए, लेकिन जिनके कम हैं उन्हें उत्साहित रखिए, उन्हें निरुत्तर मतलब उस तरह से उनका उत्साह कम मत करिए, उन्हें कुछ ऐसा मत सुनाइए कि कोई गलत काम करे, कोई गलत कदम उठाए और वो बच्चे जीवन में निराशा की तरफ जाएं। तो ऐसे उज्जवल भविष्य वाले बच्चों को एक बार फिर से न्यूज़ 24 के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।